हेलो प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। मैं आशीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NYC एकेडमी विद AK पर। आज की जो क्लास है, बिल्कुल आज से हम एक नए रास्ते पर, एक नई दिशा में, एक नया जो है कुछ पढ़ने वाले हैं। और आप सभी को बोर्ड पर दिख रहा होगा कि हिंदी के प्रमुख लेखक, कवि और रचनाएं। देखो, ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अगर किसी भी एग्जाम में हिंदी आती है भैया, तो हिंदी में पक्का है यहाँ से 2 प्रश्न बिल्कुल बनने होते हैं, ठीक है। वैसे तो अगर आप असिस्टेंट चालक की यानी कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं सहायक परिचालक की पुलिस में, तो वहाँ पर अलग से ही रखा गया है कि हिंदी के प्रमुख लेखक, कवि और रचनाएं, मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा भैया। अब इतने लेखक हैं, इतनी रचनाएं हैं, कैसे याद करें? तो मुझे लगता है, देखो, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। अगर आप सोचते हैं कि हम इकट्ठा पढ़ लेंगे तो भैया तो नहीं होने वाला है। बिल्कुल, अगर हम पर डे ऐसे ही हर एक दिन या दूसरे दिन अगर हम ऐसी आपके लिए एक क्लास छोटी सी बनाकर बिल्कुल हम सब लोग मिल करके आपस में ऐसे ही पढ़ लेंगे, तो बिल्कुल बेहतर तरीके से जो है समझ में आ जाएगा और कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए एक छोटा सा काम किया जाए, और आपके लिए ये टॉपिक मुझे लगा, यूट्यूब पर मैंने देखा भी, तो यूट्यूब पर अलग से इस पर चर्चा बहुत कम हुई है। और तो मैंने सोचा क्यों ना, मैं चर्चा हुई है, मैंने देखा बहुत सारे टीचर्स हैं हमारे जो सम्मानित टीचर हैं, उन्होंने कागज़ में ऐसे पेज में लिखकर, कापी में लिखकर पढ़ाया हुआ है। तो मैं एक कोशिश करता हूं कि इसको अलग से ही टॉपिक बना करके आज से मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप सभी जो है वीडियो को बिल्कुल देखिए, पूरी वीडियो देखिए, शेयर जरूर करना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज आप क्या पढ़ाएंगे सर जी? तो आज आप सभी के लिए एक टॉपिक मैं लेकर आया हूं भैया, महादेवी वर्मा। देखो, महादेवी वर्मा को आज सबसे पहले पढ़ेंगे। देखो, छायावादी युग आप सभी को पता है कि हिंदी में छायावादी युग होता है, और छायावादी युग जो होता है उसमें 4 स्तंभ होते हैं, और उसमें 4 प्रमुख जो है लेखक माने जाते हैं और एक लेखिका होती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, ठीक। ये 4 स्तंभ माने जाते हैं छायावादी युग के। तो बिल्कुल आज आइए हम पढ़ लेंगे। देखो, महादेवी वर्मा के विषय में पहली बात, ठीक है। तो महादेवी वर्मा तो लिख देंगे, यह छायावादी युग की, छायावादी युग के 4 स्तंभों में से, 4 स्तंभों में से, ठीक है, स्तंभों में से एक हैं। तो अब एक बात यहां से मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि 4 स्तंभ कौन कौन से होते हैं। देखो, मैं यहां लिखे दे रहा हूं 4 स्तंभ में भैया मेरे एक जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे, आपने पढ़ा होगा इनके विषय में, और नहीं भी पढ़ेंगे तो हम तो बिल्कुल पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएंगे, सूर्यकांत, ठीक है, त्रिपाठी निराला हो जाएंगे, और साथ ही साथ इसके बाद अगले जो आएंगे वो हो जाएंगे भैया सुमित्रानंदन पंत। तो पहला तो प्रश्न मेरे भैया आपको यहीं से याद कर लेना है कि आखिर जो है छायावादी युग के 4 स्तंभ कौन से हैं। महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। ये 4 होते हैं। आपसे यहां से क्वेश्चन बनेगा, इनमें से कौन सा छायावादी युग का नहीं है। अब इन 4 के अलावा जो होगा नहीं होगा, ठीक है। अब एक बात और मैं बता देता हूं, आप कहेंगे सर जी आप पहले महादेवी वर्मा को क्यों पढ़ा रहे हैं? भैया लेडीज फर्स्ट है, ठीक है। चारों में से पहले महादेवी वर्मा, अब लेडीज फर्स्ट आज का समय चल रहा है जहां भी हो, ठीक है। तो राशन कार्ड भी महिला के नाम पर, पत्नी के नाम पर होता है, ठीक है, और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा भी है। तो हमने सोचा क्यों ना ये पहला टॉपिक पढ़ाया जाए, आपके लिए बेहतर भी है, इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में आता भी है, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें इनके विषय में जान लेते हैं, और उसके बाद हम आगे इनकी रचनाएं, जो भी इन्होंने कार्य किया, कैसा कार्य किया, और इनके कार्य से हिंदी में क्या सुधार हुआ, हिंदी में क्या क्या जो है बातें आगे बढ़ी, उन सभी को हम देखेंगे। बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। आइए, देखो, सबसे पहली बात, अगर हम भैया मेरे महादेवी वर्मा जी के जन्म की, महादेवी वर्मा जी जो थी, इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो है 26 मार्च को हुआ था, ठीक है। अब 26 मार्च 1907 ईस्वी को हुआ था, और 26 मार्च 1907 ईस्वी को भैया उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। अब फर्रुखाबाद में हुआ था, अब यहीं से क्वेश्चन है कि आपसे पूछ लेगा कि महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, बस्ती में, वाराणसी में, फर्रुखाबाद में या फैजाबाद में? तो आप भैया बता देंगे फर्रुखाबाद में हुआ था। ऐसा भी प्रश्न आजकल बहुत पूछते हैं एग्जाम में, तो ये भी बिल्कुल, इसीलिए सारी बातें जो भी मुझे लगता है इंपॉर्टेंट एग्जाम में बन सकता है, मैं वो सब कुछ आपको वीडियो में देने वाला हूँ। बस आप हमारे साथ बने रहिएगा, बस, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने अगर हम बात करें तो देखो, आधुनिक जो हिंदी है
उसमें बहुत अच्छा कार्य किया। साथ ही साथ पहले हम अभी इनके विषय में बेसिक पढ़ रहे हैं, तो पहले हमने इनके विषय में जन्म के विषय में जान लिया। आइए हम देखते हैं इनके पिता का नाम क्या था। इनके पिता भैया थे गोविंद प्रसाद, ठीक है। तो इनके जो पिता हुआ करते थे उनका नाम था गोविंद प्रसाद, ओके। अब ये गोविंद प्रसाद भैया एक शिक्षक थे, ठीक है, टीचर थे। और इनकी जो माता थी, माता हेमरानी थी। हेमरानी जो थी वो एक गृहिणी थी, ठीक है, घर में ही रहती थी। तो इतनी बातें पहले आपको बेसिक जान लेनी है। और साथ ही साथ हम बात करें, जब इन्होंने आधुनिक हिंदी में बड़ा ही अच्छा काम किया है, इसीलिए आधुनिक मीरा कहा जाता है। अब क्वेश्चन यहां से आपसे पूछ लेगा भैया कि आधुनिक मीरा के नाम से कौन जाना जाता है, तो महादेवी वर्मा को अलग से ही लिख लेना भैया। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? आधुनिक मीरा, ठीक, आधुनिक मीरा कहा जाता है। अब देखो, आधुनिक मीरा इन्हें कहा जाता है। बहुत ही छोटे से ही इन्होंने लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया था। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम सुना होगा। जब ये इलाहाबाद में अपनी शिक्षा के लिए जाती हैं संस्कृत विद्यालय में, तो वहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान होती हैं, वो इनका हाथ पकड़ के ले जाया करती थी और अपनी सहेलियों से बताया करती थी, देखो ये महादेवी वर्मा है और ये इन्होंने 2 कविताएं लिख डाली हैं। मतलब ये बात आप समझिए कि कितना अच्छा कार्य हिंदी में उस समय लिखने का कार्य और कविताएं उस समय लिख डाली थी उन्होंने। साथ ही साथ एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करें या सुमित्रा नंदन पंत जी की बात करें, ये लोग भी बतौर, यानी इनको बहन माना करते थे और हमेशा रक्षा सूत्र, रक्षाबंधन के दिन और राखी भी बंधवाया करते थे इनसे, ठीक है। तो बड़ा ही अच्छा ये छायावादी युग में जो ये 4 लोग होते हैं, इनमें से आपसी बड़ा अच्छा संबंध था, तो ये भी देखने को मिलता है। और रचनाओं के माध्यम से तो इन्होंने हिंदी को बिल्कुल उच्च शिखर तक पहुंचा दिया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको ये सब बातें पहले बेसिक हैं जो आपको याद रखनी भैया, कि एक छायावादी युग की जो है ये कवित्री हैं। हम बात करें अगर तो 4 स्तंभ होते हैं इसमें भैया। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत। इनका जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद में हुआ था और पिता इनके गोविंद प्रसाद थे और साथ ही साथ माता इनकी हेमरानी थी। और महादेवी वर्मा को आधुनिक हिंदी में बहुत अच्छा कार्य करने के लिए इनको आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। आप कहेंगे बिल्कुल अच्छी बात। आइए हम इनके काव्य संग्रह देख लेते हैं। तो सबसे पहले काव्य संग्रह के हिसाब से अगर हम पढ़ें तो देखो, काव्य संग्रह भी है, ठीक है। बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहेंगे तो बहुत अच्छा सिखाने वाला हूं मैं आपको, बहुत अच्छा बताने वाला हूं, ठीक है। अब देखिए, काव्य संग्रह की बात करें तो इनके जो काव्य संग्रह होते हैं पहले मैं उनसे आपको परिचित कराता हूं। देखो, निहार, रश्मि, नीरजा, और एक होता है आपका जो है इनका काव्य संग्रह, आप सभी ने सुना होगा, सांध्य गीत, ठीक है। तो आ जाओ भैया। तो सबसे पहला एक होता है इनका निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत, ठीक है, सांध्य गीत। अब देखिए यहां पर एक बात मेरे भैया, अगर यहां पर क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि महादेवी वर्मा का सबसे पहला काव्य संग्रह कौन सा है, तो निहार होता है। तो आपको मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं, आप थोड़ा सा जो है अपने नोट्स में शामिल कर लेंगे कि महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा था, निहार था। निहार था और ये 1930 में 1930 में जो है आया था ये। और साथ ही साथ रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत, इन चारों को एक साथ लिखने की बात क्यों है, यहाँ पर चारों को एक साथ क्यों रखा, मैंने दीप शिखा क्यों नहीं लिख दिया, और मैंने यहाँ पर जो है सप्तपर्णा क्यों नहीं लिख दिया, ये सब क्यों नहीं लिखा। रीज़न है इसका, क्योंकि यही चार जो होते भैया, चारों जो आपके यहाँ पर काव्य संग्रह होते हैं, ये 4 काव्य संग्रह जो होते हैं, इनको मिला करके इन्हीं का कलेक्शन जो होता है उसको यामा कहा जाता है, ठीक है। अब यामा यानी कि यही जो चारों काव्य संग्रह होते हैं इनको मिला करके यामा। अब यामा जो बनी तो इसी यामा के लिए इनको 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपने कई बार सुना होगा भैया कि 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो है इनको नवाजा गया। अब आप कहेंगे कि वाह, अब यहाँ से बात एक और बन जाती। देखो,
पहली बात तो यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा। यामा में कितने काव्य संग्रह आते हैं सर? 4 आते हैं सर। पहला निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत, इन चारों को इकट्ठा करके यामा बनी और यामा के लिए ही इनको 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अब एक बात मुझे याद आ रही, मैं सोच रहा हूं आपको बता दूं, अगर क्वेश्चन पूछ लेगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम हिंदी के पहले लेखक कौन थे, तो भैया कौन थे वो? सुमित्रानंदन पंत। तो ये प्रथम लेखक हैं, ये प्रथम लेखक हैं जिनको मिला था। और काहे के प्रथम लेखक? हिंदी के, भैया ये भी याद रखना है, हिंदी के प्रथम लेखक हैं जिनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है ये प्रश्न हर एक एग्जाम में मैंने देखा है बिल्कुल अपनी जगह बना चुका है, कई बार एग्जाम में आता है ये, ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। अब देखो इतनी बात, तो सबसे पहला काव्य संग्रह इनका निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत, ठीक है। अब यहाँ पर प्रथम काव्य संग्रह निहार है और इन्हीं चारों काव्य संग्रह को मिला करके यामा बनता है और यामा के लिए ही इनको 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अब साथ ही साथ और भी हम थोड़ा सा काव्य संग्रह की बात करेंगे तो दीपशिखा, अग्निरेखा, आपने बहुत सारे सुना होगा, दीपशिखा, अग्निरेखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम, तो जरा और लिख लीजिए, ठीक है। दीपशिखा, ये भी एग्जाम में आता है, दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम, प्रथम आयाम और अग्निरेखा, ठीक है, अग्निरेखा, ये इतनी बातें। तो पहले इन चारों को जरूर लिख लेना, ठीक, ये सभी काव्य संग्रह हैं। तो भैया निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम और अग्नि रेखा, ये सभी इनके काव्य संग्रह माने जाते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है भैया। ये दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम, अग्नि रेखा एग्जाम में बहुत आते हैं, ये तो बहुत आया है। और इनके विषय में तो क्या बताऊं, आपने अगर एग्जाम देते, थोड़ा सा आप कंपटीशन के टच में हैं, आपने 2-4 एग्जाम दिए हैं हिंदी से रिलेटेड जो भी हैं, तो आप खुद देख चुके होंगे। अगर आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं तो बिल्कुल आपने देखा होगा कि यहाँ से प्रश्न बिल्कुल बनते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे भी जाते हैं, ठीक है। अब साथ ही साथ अगर हम इनके गद्य संकलन की बात करें तो गद्य संकलन में क्या आता है जरा देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं इधर बताता हूँ गद्य संकलन। तो इनका जो गद्य संकलन होता है, गद्य संकलन, तो भैया गद्य संकलन की बात करें तो इसमें क्या क्या आता है, देखो आपने सुना होगा अतीत के चलचित्र। ये प्रश्न तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है कि अतीत के चलचित्र किसका गद्य संकलन माना जाता है, तो आप बता देंगे भैया महादेवी वर्मा का। अगला होता है स्मृति की रेखाएं, क्या होता है? स्मृति की रेखाएं। तो ये 2 गद्य संकलन हैं जो काफी प्रसिद्ध माने जाते हैं, महादेवी वर्मा के हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं। पहला क्या है? अतीत के चलचित्र, और दूसरा क्या होता है भैया? स्मृति की रेखाएं, और एक और होता है मेरा परिवार, ठीक है, मेरा परिवार। इनको थोड़ा सा मेरे भैया आप देख लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे भी गए हैं, ठीक। तो 3 मैंने आपको गद्य संकलन इनके बता दिए हैं, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और मेरा परिवार। साथ ही साथ एक बात और हम करें, अगर यहाँ पर इनके हम ललित निबंध की बात करें तो एक इनका ललित निबंध है, ललित निबंध है, और वो जो ललित निबंध है वो कौन सा है? वो भैया छड़दा है, उसका नाम क्या है? छड़दा। तो भैया नोट कर लेंगे, छड़दा। कहानी, अब आपने एक कहानी तो इनके विषय में बड़ी अच्छी सुनी होगी, कक्षा 8 में 7 में पहले सिलेबस में हुआ करती थी, और गिल्लू नाम की, ठीक है, आपने सुना होगा, गिल्लू जो है बड़ी अच्छी कहानी हुआ करती थी, आपने पढ़ा होगा। तो कहानी जो इनकी एक आती है वो कौन सी होती है? गिल्लू, ठीक है। गिल्लू किसकी कहानी है? अब आपसे एग्जाम में पूछता है कि गिल्लू किसकी कहानी, तो आप बता देंगे भैया महादेवी वर्मा की कहानी होती है। अब इनकी पत्रिकाओं की बात करें तो पत्रिका इनकी जो होती हैं 2 होती हैं। एक पत्रिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली पत्रिका अगर हम बात करें तो चांद, और एक पत्रिका और होती है और उसका नाम होता है साहित्यकार, ठीक है। तो चांद और साहित्यकार, ये 2 पत्रिकाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है। तो मैंने देखो आपको क्या बताया, गद्य संकलन में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, ललित निबंध छड़दा आपको याद रखना है, कहानी में गिल्लू याद रखना है, और पत्रिका की बात करें तो चांद और साहित्यकार, ये इनकी प्रमुख पत्रिकाएं होती जो आपको याद रखना है। कुछ इन्होंने बाल साहित्य भी लिखे हैं, और बाल साहित्य जो लिखे हैं इन्होंने, उस पर अगर हम देखें तो कुछ फिल्म भी बन चुकी है, ठीक है, फिल्म भी बन चुकी है, मैंने पढ़ा हुआ था तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, हालांकि मैं इतना जानता हूं उस पर फिल्म बन चुकी है। तो आज मैं एक बता रहा हूं, तो एक इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। देखो ठाकुर जी भोले हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें बाल साहित्य की, ठीक है, तो बाल साहित्य में तो भैया पहला जो है इनका जो बाल साहित्य है,
पहला आप लिख लेंगे ठाकुर जी भोले हैं, तो एक ये हो गया आपका भोले हैं, ठीक है। तो ठाकुर जी भोले हैं। और एक इनका बाल साहित्य जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आज खरीदेंगे हम ज्वाला, ठीक है, आज खरीदेंगे हम ज्वाला, आज खरीदेंगे हम ज्वाला, है ना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न माना जाता है। तो इस तरह से देखिए, आप इनके बाल साहित्य की बात करें तो ठाकुर जी भोले हैं, आज खरीदेंगे हम ज्वाला, तो इतने तो प्रश्न आपको बिल्कुल आपको भैया याद रखने हैं। जो इतना मैंने आपको बताया है ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर आपसे बताता हूं, देखो ये छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। छायावादी युग में 3 कवि और होते हैं, जयशंकर प्रसाद, 3 लेखक और माने जाते हैं, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत हिंदी के पहले लेखक थे जिनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, आप याद रखेंगे भैया। अगर हम बात करें यहीं पर तो इनका जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद में हुआ था और पिता इनके गोविंद प्रसाद थे, माता इनकी हेमरानी हुआ करती थी, महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। ये प्रश्न थोड़ा सा आप याद रखेंगे भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम बात करें काव्य संग्रह की तो निहार, रश्मि, नीरजा और सांदगीत, यहाँ पर इनका जो सबसे पहला काव्य संग्रह माना जाता है निहार होता है, 1930 में आया था और इन चारों का संग्रह जो होता है यामा कहा जाता है और यामा के लिए 1982 में ही इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगर हम बात करें तो इनके अन्य काव्य संग्रह होते हैं दीपशिखा, सप्तपर्णा और प्रथम आयाम अग्निरेखा, ये भी काव्य संग्रह हैं। गद्य संकलन इनके जो होते हैं अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, और मेरा परिवार के बाद अगर हम ललित निबंध की बात करें तो छड़दा माना जाता है। इनकी कहानी जो होती है गिल्लू होती है और साथ ही साथ इनकी जो पत्रिकाएं होती वो होती चांद और साहित्यकार। अगर हम बात करें बाल साहित्य की तो 2 बाल साहित्य इनके होते हैं, ठाकुर जी भोले हैं और आज खरीदेंगे हम ज्वाला। अब थोड़ा सा आपसे 2 मिनट और लूंगा क्योंकि इनको क्या सम्मान मिला, देखो ये बहुत बात है क्योंकि आजकल हिंदी में भी बहुत ही एक तरह से मान लीजिए बहुत ही कठिन प्रश्न आते हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा ये भी जान लेना ठीक है। जब इतना हमने जान लिया तो 2-3 पॉइंट बचते, उनको जानने में क्या जाता भैया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 1943 में इनको भारत भारती सम्मान मिला था। लिखते जाना हमारे साथ भैया, ठीक है। 1943 में यहाँ पर जगह है तो मैं लिखता हूँ 1943 में महादेवी वर्मा जी को भारत भारती सम्मान मिला, ठीक है। 1952 में एक बात और, 1952 में इनको यूपी उत्तर प्रदेश विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया। यह भी प्रश्न बन सकता है कि छायावाद में वो लेखक या वो लेखिका जिनको जो है विधान परिषद का सदस्य जो है मनोनीत किया गया तो महादेवी वर्मा है, इसको भी थोड़ा सा आप लिख लेंगे। और अगर हम 1956 में बात करें तो 1956 में भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पद्म भूषण मिलता है। और उसके बाद अगर हम बात करें 1988 में तो पद्म विभूषण मिलता है। तो 1956 में इनको मिलता है पद्म भूषण, ठीक है, पद्म भूषण। और 1988 में भैया मिलता है इनको पद्म विभूषण, ठीक है। और ये जो पद्म विभूषण मिला था भैया ये इनको मरने के बाद यानी मरणोपरांत इनको मिला था। और एक अवार्ड तो मैंने आपको बता ही दिया है कि 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। और इनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु इनकी प्रयागराज में हो जाती है, ये भी बात आप थोड़ा सा याद रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और ऐसे अगर हम पर डे एक छोटी सी क्लास अगर हम ऐसे ही जो है पढ़ते रहेंगे साथ में तो बिल्कुल मुझे लगता है कि ये जो आप सोचते हैं कि भैया कैसे पढ़ेंगे, बड़ी परेशानी होती, इतने लेखक हैं, कैसे पढ़ेंगे, कैसे तैयार करेंगे रचनाएं। मुझे लगता है देखो बूंद बूंद से घड़ा भरता। फिर मैं बता रहा हूँ अगर हम पर डे थोड़ा सा ऐसे ही पर डे एक क्लास करके पढ़ लेंगे तो बहुत हल्का काम हमारा हो जाएगा। और आप लोग जरा सा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आज की जो क्लास स्टार्ट हुई है कि आगे इसे जारी रखा जाए, यदि अच्छा है तो बिल्कुल जारी रखा जाए, पढ़ाया जाए। वैसे तो मैं पढ़ाऊँगा ही, ठीक है। और कैसा मैटर लगा ये भी थोड़ा सा बता देना क्योंकि इसमें मैंने बहुत कम समय में मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ाने की कोशिश की है। जो इम्पोर्टेंट है वही बताने की कोशिश की है। ऐसे तो कहानी बहुत सारी है भैया जो कहानी सुनाई जाती है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है जो एग्ज़ाम में हमारे नहीं आना है। हमें वो तैयारी करनी है जो हमारे एग्ज़ाम में आना है। भाई हमारा जो लक्ष्य है उस दिशा में हमें चलना है कि आखिर हमारे पेपर में क्या आना, वही बातें हमें पढ़नी है। आपको खुद लग रहा होगा कि भैया जो भी एग्ज़ाम के लिए इसमें इंपॉर्टेंट है वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो भैया अगर आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप सभी पिछले वीडियो ज़रूर देख लीजिए।
पीछे आपको हिंदी में समास, संधि जो है सभी ये कराए गए हैं और अभी कराए भी जा रहे हैं। वर्णमाला पूरी खत्म हो गई है, भाषा लिपि अंतर ये सब करा दिया गया है। और साथ ही साथ 19वीं सदी के सभी धार्मिक सामाजिक आंदोलन जीएस में सभी पॉइंट करा दिया। आप कहेंगे सर जी आप जीएस भी पढ़ाते, बिल्कुल मेरा सब्जेक्ट है, मैं उसे देखता हूँ, पढ़ाता हूँ, लेकिन प्रॉपर अभी यूट्यूब पर मैं क्लासेस नहीं दे पा रहा हूँ। ज्योग्राफी के लिए बच्चे बोले थे सर जी कुछ क्लास पढ़ाइए, तो आपको मैं बता दूं कि 20-25 मिनट में ज्योग्राफी में क्या, देखो ज्योग्राफी में अगर बढ़िया से अगर कोई क्लास दी जाए, भैया मैप बनाकर अच्छे से पढ़ाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो अभी मैं उसके लिए थोड़ा सा मैं सोचूंगा, देखूंगा, अगर मुझसे हो पाएगा तो बिल्कुल मैं उसमें भी छोटे छोटे पॉइंट, छोटी छोटी बातें आपको वीडियोज़ के माध्यम से बिल्कुल बताऊँगा। और आप लोग प्लीज़ नए हैं तो वीडियो को जरूर आप शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और एक कमेंट जरूर डाल देना अपने प्यारे साथी के लिए। और आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।